हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान और कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला पोर्शन। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो कक्षा 10 के बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो तो है जैव प्रक्रम। किताब के हिसाब से अध्ययन है अध्याय 6 है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। ठीक, आइए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जैसे है जैव प्रक्रम, तो अगर हम इस हेडिंग को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसका मतलब इसी हेडिंग में मिल जाएगा। जैसे कि जैव, जैव का मतलब वैसे क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीव। और प्रक्रम का मतलब क्या होगा, प्रक्रम का मतलब होगा प्रक्रिया या क्रियाएं। ठीक, जो मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब क्रियाएं। आइए इसका बनाते हैं इसी से इसकी परिभाषा। तो वो प्रक्रियाएं या वह क्रियाएं जो जीवों में होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम का मतलब क्या कि वह क्रियाएं, वो समस्त क्रियाएं जो किसी सजीव में होती हैं उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, ये तो एक साधारण सी परिभाषा हुई इसके नाम के आधार पर। और देखते हैं कि वो समस्त क्रियाएं जो किसी भी सजीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं या जो जीवित अवस्था को बनाए रखती हैं उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, वह समस्त क्रियाएं जो जीव को जीवित रखती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, मतलब हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं जो हमें जीवित रखती हैं, जो हमारे सजीव अवस्था को बनाए रखती हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया एक साधारण परिभाषा। अगर हम एनसीईआरटी की किताब वाली परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा है कि जीवों में होने वाली वो समस्त क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करती हैं, जो जीवन का अनुरक्षण करती हैं उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। भी लिख लेते हैं। जीवों की वो समस्त क्रियाएं जो उनके जीवन का अनुरक्षण करती हैं तो दो परिभाषा है। एक तो इस शब्द की परिभाषा है कि वो समस्त प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है और हमें जीवित रखती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है कि जीवों में वो समस्त क्रियाएं, जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं जो उनके जीवन का अनुरक्षण करती हैं। अनुरक्षण मतलब वही जो उनके जीवन को चलाने में हेल्प करती हैं, उन्हें सजीव बनाए रखती हैं, उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, ये तो हो गया जैव प्रक्रम की परिभाषा। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। तो बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें से कुछ देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। सबसे पहले है पोषण और पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिसंचरण, फिर उत्सर्जन, जनन, तंत्रिकीय नियंत्रण। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें से हमें इस चैप्टर में सिर्फ 4 प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक, आइए देखते हैं कि के बारे में। सबसे पहला प्रक्रिया कौन सी जैविक प्रक्रिया में, पोषण या पाचन। तो पोषण का मतलब क्या होता है, तो पोषण का मतलब होता है जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और किए गए भोजन को समस्त शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाना ही पोषण कहलाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम भोजन करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बदलते हैं, उससे इस लायक बनाते हैं कि वो हमारे शरीर की हर कोशिका द्वारा अवशोषित कर ली जाए। तो इसी प्रक्रिया को पोषण और पाचन करते हैं, इससे आगे डिटेल में देखेंगे अभी। दूसरा क्या है, श्वसन। अब जो हम भोजन किए रहते हैं उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, उसे जलाया जाता है किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, और उसे जला के उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक, अगला है परिसंचरण, या इसे हम संचरण या परिवहन भी कहते हैं। तो परिवहन का मतलब क्या होता है, लाना ले जाना। ठीक, तो जैसे जो चीज़ें हम खाते पीते हैं जो लाभदायक हैं, जिसे शरीर के हर कोशिका तक पहुँचाना है, उसे
लाने ले जाने के लिए किसकी हेल्प होती, कौन सहायता करता है? जैसे सहायता करता है हमारा ब्लड। ठीक, हमारे शरीर में लाने जाने के लिए बहुत सारी मतलब पूरा एक प्रसंचरण तंत्र विकसित है जिसका काम होता है पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक लाना और ले जाना, जिसमें रक्तवाहिनियाँ, हृदय, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, अगला है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर में बने हुए हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे यूज में नहीं आते, अगर वो हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन्हीं शरीर पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जनन, तो जनन का मतलब होता है कि हर जीव द्वारा अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करना, उसे जनन कहलाता है। फिर होता है तंत्र के नियंत्रण तथा समन्वयन। तंत्र के नियंत्रण समन्वयन का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी अंग हैं या हमारी जो भी क्रियाकलाप है वो किसी एक अंग द्वारा नियंत्रित की जाती है, और वो अंग कौन सा है? वो अंग है हमारा मस्तिष्क। तो हमें इसमें इसी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है कि कैसे हमारा मस्तिष्क हमारे सारे अंगों को एक साथ जोड़ के रखता है, कैसे हम एक सम्मिलित रूप से कोई काम करते हैं, हमारा सारा अंग एक किसी काम को मिलकर संपादित करते हैं। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तंत्र के नियंत्रण में। ठीक, पहला जो प्रकरण जो हमें पढ़ना है वो पोषण या न्यूट्रिशन। आइए शुरू करते हैं पोषण न्यूट्रिशन। तो पोषण न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और किए गए भोजन को, ग्रहण किए गए भोजन को पचाकर उसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, यही पोषण कहलाता है। ठीक, अब चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जीवों द्वारा पोषण या भोज्य पदार्थ ग्रहण करना तथा उन्हें शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, उन्हें मतलब पोषक पदार्थों को। ठीक, तो बच्चों जब कोई जीव भोजन करता है, जैसे हमने कुछ खाया तो सीधे सीधे शरीर में हमारे एब्जॉर्ब नहीं होता। हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उसे कूचते हैं, उसे पीसते हैं दांतों से अपने, फिर शरीर में जाता है, उसे इस लायक बनाया जाता है कि वो हमारे रक्त में घुल के शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब जीवों द्वारा भोजन करना, फिर उसे पचाकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हम भोजन करते क्यों हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? तो भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले और नए जीव द्रव्य का निर्माण हो। तो भोजन के जो उद्देश्य है वो क्या है? पोषण का उद्देश्य, तो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जो जिसके कारण हम भोजन करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? ऊर्जा के लिए। तो हम भोजन किस लिए करते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिले। हमारे किए गए भोजन का जब पाचन होता है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में, और उसी ऊर्जा को यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। दूसरा है नए जीव द्रव्य का निर्माण। तो नए जीव द्रव्य का जब निर्माण होगा तो उसी से शरीर में नई कोशिकाएँ बनेंगी, और नई कोशिकाएँ बनेंगी तो शरीर के आकार में वृद्धि होगी। ठीक, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। टूट फूट की मरम्मत, तो हमारे शरीर में हर समय टूट फूट मतलब कुछ ना कुछ टूटता है, कुछ ना कुछ बनता है। जैसे बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं शरीर में, जो बहुत सारी कोशिकाएँ नष्ट होती रहती हैं समय समय पर, बहुत सारी कोशिकाएँ बनती रहती हैं। ठीक, तो टूटे हुए कोशिकाओं का बनने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब ऊर्जा मिले भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। भोजन मिलेगा तो नए जीव द्रव्य बनेगा, नए जीव द्रव्य बनने से आगे फिर इस टूट फूट की मरम्मत होगी। इसके अलावा भोजन में हमारे बहुत सारे प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट होते हैं उनकी मरम्मत करने में हेल्प करती है। आइए बच्चों हम देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, या उसी को हम विषम पोषण भी कहते हैं। पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण का मतलब होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसी को कहते हैं स्वपोषण। ठीक, मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव द्वारा भोजन स्वयं बनाया जाता है उसी को स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स।
ठीक। स्वपोषण मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना। अगर कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा है तो उसे पोषण को हम क्या कहेंगे, स्वपोषण। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स। ठीक, तो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किसी से अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से। अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ मतलब कि जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक, अब उदाहरण के रूप में कौन है, तो उदाहरण में है हरे पेड़ पौधे, नीले हरी शैवाल, और इसके अलावा कुछ जीवाणु, रसायन संश्लेषित जीवाणु जो होते हैं, रसायन संश्लेषित जीवाणु जो है वो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ये समझना है कि अभी हमने क्या बताया, स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना। तो भोजन तो हम लोग भी बनाते हैं, हमारे घरों पे हमारी माँ या बहनें खाना बनाती हैं। तो भोजन बनाने का मतलब क्या हुआ कि खाना बनाना नहीं, भोजन बनाने का ये मतलब नहीं है कि जो हम लोग खाना बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं, ना कि उसे बनाते हैं। ठीक, जबकि पेड़ पौधे जो स्वपोषी होकर क्या करते हैं कि उनके शरीर में खुद अपने शरीर में भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन बनाने का मतलब है कि जब कोई भी जीव के शरीर में, मतलब किसी प्रक्रिया द्वारा जीव के शरीर में भोजन का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं भोजन बनाना। हम लोग भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन का ही सेवन करते हैं। ठीक, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके शरीर में भोजन स्वयं बनता है, इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। अब कैसे बनता है उसे अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया स्वपोषण। परपोषण, अब जब पेड़ पौधे ने भोजन बनाया तो उसी भोजन को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं परपोषण या विषम पोषण। ठीक, अगर कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परपोषण या विषम पोषण। अब ये विषम पोषण भी 3 प्रकार का होता है, मृतपोषी, परजीवी और प्राणी समभोजी। 3 प्रकार का ये परपोषण है। आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहला है मृतपोषी। मृत मतलब मृत, मरे हुए, पोषी मतलब पोषण प्राप्त करना। तो ऐसा जीव जो मरे हुए पदार्थों से, मरे हुए जीवों से या वस्तुओं से या सड़े गले वस्तुओं से पोषण प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं मृतपोषी। ऐसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे, उसी को हम क्या कहेंगे, मृतपोषी। ठीक, उदाहरण के रूप में जैसे कि कुछ कवक और जीवाणु। कवक देखा होगा आप लोगों ने, सारा भाषा में उसे फफूंद कहते हैं। जैसे कि गोबर के ढेर पे जहाँ कहीं गोबर रखा रहता है, गोबर खाद रखी रहती है, वहाँ आप लोगों ने देखा कुकुरमुत्ता उगता है। कुकुरमुत्ता क्या है, कवक है। वो हमेशा ऐसी जगह पर उगेगा जहाँ कोई चीज़ सड़ गल रही हो, चाहे गोबर की ढेर हो या लकड़ी के, गीला लकड़ी जो सड़ गल रही हो उस पर उगते हैं। तो मृतपोषी हमेशा सड़े गले स्थानों पर उगते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया मृतपोषी। दूसरा आता है परजीवी। अब देखिए ये भी नाम से पता चल रहा है कि पर मतलब दूसरे, जीव मतलब जीव। ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरे के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर से देखते हैं, परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहें या शरीर के बाहर रहें, मतलब उसके शरीर पर ही रहें और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करें, इसे हम कहते हैं परजीवी। उदाहरण के लिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जूं, जोंक, खटमल या स्कैरिस, टीनिया सोलियम, ये सब क्या है, परजीवी हैं। ये किसी न किसी जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि जूं, जोंक, खटमल ये भी शरीर के ऊपर रहता है। स्कैरिस और टीनिया ये शरीर के अंदर रहते हैं। स्कैरिस मतलब जो पेट का केचुआ होता है, ये शरीर के अंदर रहता है और ये हमारे शरीर से ही, मतलब जिसके शरीर के ऊपर रहेंगे, शरीर के अंदर रहेंगे, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, जैसे जूं क्या करती है, ये शरीर के सिर में रहती है और ब्लड सक करती है। जोंक भी वही करता है, जीवों के शरीर से चिपक जाता है, उसका खून चूसता रहता है। ठीक, तो परजीवी हमेशा क्या करते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं।
ठीक। जैसे मान लेते हैं जो किसी गाय या भैंस के शरीर पर चिपक गया तो उसे नुकसान ही होगा, क्योंकि उसका खून चूसेगा, जबकि इससे क्या होगा, फायदा होगा। तो परजीवी अपने पोषक को, पोषक मतलब जिसके ऊपर वो रह रहे हैं, पोषक को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब पोषक को नुकसान होगा, परजीवी को फायदा होगा। स्कैरिस पेट का केंचुआ बच्चों में बहुत होता है, स्कैरिस की प्रॉब्लम। ठीक। अब स्कैरिस करता क्या है कि बच्चा जो भोजन करेगा वो पचा हुआ भोजन स्कैरिस अवशोषित कर लेता है, तो बच्चे को सही से पोषण मिल नहीं पाता, तो बच्चा क्या होता, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये हो गया परजीवी, मतलब ऐसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहे और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करे, उसे हम कहते हैं परजीवी या पैरासाइट कहते हैं इसे। अगला आता है प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी का मतलब क्या है, तो प्राणी समभोजी का मतलब है कि ऐसे जीव जो हमारी तरह, मतलब मनुष्यों की तरह भोजन ग्रहण करते हैं। अब मनुष्यों की तरह मतलब कि हम क्या करते हैं, अपने भोजन को पूरा पूरा निगल जाते हैं, पूरा पूरा खाते हैं। ठीक, निगलते नहीं हैं। मतलब ऐसे जीव जो मनुष्य के जैसे भोजन करता है, भोजन को चबा कर खाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव भोजन को पूरा पूरा खा जाते हैं। अब पूरा पूरा खाने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम आम खा रहे हैं पूरा नहीं खाएंगे, उसके जो खाने योग्य भाग होंगे वही खाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार 3 प्रकार के परपोषी हो गए। मृतपोषी मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन अवशोषित करते हैं, परजीवी दूसरे के शरीर के ऊपर अंदर रह गए भोजन ग्रहण करते हैं, और प्राणी समभोजी जो संपूर्ण भोजन को खा लेते हैं। ठीक। ये दोनों क्या करते हैं, सिर्फ भोजन का अवशोषण करते हैं। ये भोजन के अपने सतह से अवशोषित करते हैं, जबकि प्राणी समभोजी में जीव भोजन करता है, उसे पचाता है, उसके बाद उसे अवशोषण लायक बनाता है। ठीक। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया पोषण और उसके प्रकार। आइए देखते हैं कि पौधों में पोषण कैसा होता है। तो पौधों में भी 2 प्रकार का पोषण होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है, दूसरा विषमपोषी पोषण होता है। पौधे भी 2 प्रकार के, स्वपोषी और विषमपोषी। और स्वपोषी पौधे मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पौधे कहते हैं। ठीक। वहीं दूसरी तरफ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसी कारण भोजन बना नहीं पाते और वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक। तो ऐसे पौधों को हम विषमपोषी पौधे कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परजीवी पौधा और दूसरा होता है मृतपोषी पौधा। एक पौधा ऐसा होता है जो दूसरे पौधे के ऊपर उगता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर बेल के रूप में होता है, लताओं के रूप में, उस पर चढ़ता है, उस पर लपेट लेता है उसे और पौधे द्वारा बनाए गए सारे पोषण को अवशोषित करता है। जिस पौधे पे भी अमरबेल चढ़ जाएगी तो पौधा कुछ दिन में क्या होगा, सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधा जो भी अपना भोजन बनाएगा वो सारा का सारा कौन अवशोषित कर लेगा, अमरबेल। पौधे को मिलेगा नहीं। ठीक। तो अमरबेल क्या है, परजीवी पौधा है। दूसरा पौधा है मृतपोषी पौधा। मृतपोषी मतलब कि वह पौधे हैं जो सड़े गले स्थानों पर उगते हैं। तो पौधे के प्रकार ही एक हैं जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि कवक या कुकुरमुत्ता इसे कहते हैं। ठीक। ये कुकुरमुत्ता या कवक जो होते हैं ये मृतपोषी होते हैं, हमेशा सड़े गले स्थानों पर उगते हैं। ठीक। तो ये हो गए पौधों में पोषण 2 प्रकार का। इसके अलावा कुछ पौधे और विशेष होते हैं, जैसे कि एक होता है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा होता है। तो कीटभक्षी पौधों में ऐसे पौधे आते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों मकोड़ों का भक्षण करते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं यूट्रिकुलेरिया। ठीक। या घटपर्णी। 2 पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। फिर से एक बात देख लेते हैं, स्वपोषी मतलब ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पौधे, जिनमें भी क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। अभी आगे पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। विषमपोषी मतलब जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वो अपने भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, परजीवी जैसे कि अमरबेल जो दूसरे से शरीर के ऊपर, दूसरे पौधे के ऊपर उगेगा। मृतपोषी जो मरे हुए पेड़ पौधों से या मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं, सब कुकुरमुत्ता और कवक। ठीक। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो अभी आपको बताया कि हमेशा हम क्या करेंगे, जो हमें शब्द दिया गया है उसी से हम उसका अर्थ जानने की, उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्या है, प्रकाश और संश्लेषण। तो प्रकाश का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही, और संश्लेषण का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। संश्लेषण का मतलब क्या हो गया, निर्माण करना।
मतलब प्रकाश द्वारा बनाना या प्रकाश द्वारा निर्माण करना। किस चीज़ का? भोजन का। ठीक, प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण करना है, क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये तो एक छोटी सी परिभाषा हो गई। ठीक, ये हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण होता किस में है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है अधिकांश हरे पौधों में, हरे पेड़ पौधों में जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, तने हरे होते हैं अधिकांश में, उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या होना चाहिए? सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश, बहुत ही जरूरी है, बिना इसके सूर्य प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश हो चाहे वो सूर्य का हो या कभी कभी आर्टिफिशियल प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कराया जाता है। दूसरा है क्लोरोफिल या पर्णहरिम। क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। ठीक, इसी के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और यही सबसे प्रमुख कारण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कराने में। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल। तो ये चार चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कराती हैं। अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ अनुपस्थित हुई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि बारे में सूर्य का प्रकाश। तो पेड़ पौधों को मतलब हम लोगों ने पढ़ा है शुरू से ही कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो प्रकाशीय ऊर्जा होती है। पेड़ पौधे उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसी ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, इसलिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। दूसरा है क्लोरोफिल। तो समस्त पेड़ पौधों की पत्तियों में जितनी भी पत्तियां हरी होती हैं, जो पेड़ पौधे हरे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नाम का वर्णक रंग पदार्थ या रंग पाया जाता है, इसी कारण ये हरी दिखाई पड़ती हैं। अब इसका काम क्या है क्लोरोफिल का? तो क्लोरोफिल जो होता है, जैसे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है पौधों की पत्तियों पे गिर रहा है, तो ये क्लोरोफिल इस प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करती हैं, मतलब अवशोषित करती हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे इस लायक बनाता है कि पौधा उसका यूज कर सके। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा देता है और क्लोरोफिल उस ऊर्जा को अवशोषित करता है अपने अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो चीज़ें हैं जो मिलके भोजन बनाती हैं। ये दो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके भोजन बनाती हैं, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। भोजन रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है भोजन के रूप में। दो चीज़ आपको बताई कि ये सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये पौधों को कहाँ से मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिलता है वायु से। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो पौधा वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। जल H2O कहाँ से मिलता है? तो H2O मिलता है इसके जड़ से, मतलब पेड़ पौधे मृदा की मिट्टी में से जल को अवशोषण करते हैं और उसी जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के शरीर में जा रहा है, कहाँ से जाता है? तो पौधे के पत्ती के निचली या ऊपरी सतह में, कुछ में निचली में होती है, कुछ में ऊपरी होती है, कुछ में दोनों साइड होती है। निचली या ऊपरी सतह में एक कुछ महीन छिद्र पाए जाते हैं। कुछ महीन छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा या हिंदी में कहते हैं रंध्र। ठीक, तो यही रंध्र जो होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर पौधों में ले जाता है और वही इसी रंध्र से बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। तो हो गया प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से आवश्यक घटक हैं। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो वैसे तो बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसे थोड़ा शार्ट में पढ़ते हैं क्योंकि आपके क्लास में इतना मतलब पूरा विस्तृत रूप से नहीं है, तो उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे लिए अभी आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बच्चों ये 3 प्रक्रियाएं हैं, ये 3 स्टेप हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहला क्या है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण।
अभी बताया गया कि जब सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उस प्रकाश को अवशोषित करके वो उसकी प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो पहला क्या हो गया, पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, अवशोषण करके उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल देता है। तो पहला यह हो गया। दूसरा हो गया H2O का, H2 मतलब जल का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं में विघटन या अपघटन। तो जो ऊर्जा आई है जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, वो क्या करेगी, उसके कारण जो जल है ये टूटेगा दो भागों में, एक बनेगा जल मतलब हाइड्रोजन का अणु और दूसरा बनेगा ऑक्सीजन का। ये जल का अपघटन कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में अपचयन। ये अपचयन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब यहाँ देखते हैं, अभी हम इक्वेशन पूरा लिखेंगे। ये जो टूट रहा है जल, इसमें से हाइड्रोजन आगे यूज कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा वायुमंडल में। इसी ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इस हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ेगा और ये अपचयन होगा जिसमें बनेगा C6H12O6। ठीक, ये प्रक्रिया होगी। तो इसे तीन चरण में पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर से समझते हैं एक बार। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है तो क्लोरोफिल उसका अवशोषण करता है और उसे कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। उस रासायनिक ऊर्जा के कारण जल के अणुओं का अपघटन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन निकल जाएगा, बचेगा हाइड्रोजन। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया सुनने में पढ़ने में भी तो बहुत सरल है, वैसे बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, वो आपको आगे के क्लास में देखने मिलेगा। हमें जानना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, कैसे होता है। आइए एक बार उसका परिभाषा देख लेते हैं और पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कार्बनिक पदार्थ या अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ देखिएगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, ये दोनों मिल रहे हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। दोनों के मिलने से ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। एक क्वेश्चन है पूरा। अब यहाँ इसे समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है, भोजन बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ऑक्सीजन और थोड़ी सी मात्रा में जल। यही ऑक्सीजन स्राव छोड़ दिया जाता है फिर से वायुमंडल में और उसी ऑक्सीजन का यूज हम लोग अपने श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। ठीक, तो हो गया पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब यहाँ कुछ चीज़ें समझनी हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, तो इधर देखेंगे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन जल में भी है। अभी आपको बताया गया कि जल के अणुओं का अपघटन होता है तब जाके ऑक्सीजन निकलता है। तो जो ऑक्सीजन वहाँ निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, वो जल के अणु से निकल रहा है। जल के अणु जब टूट रहे हैं तो उसी से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वही ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये हाइड्रोजन का अणु आपस में मिलता है तो ग्लूकोज बनाता है। तो बच्चों ये पूरी प्रक्रिया हो गई प्रकाश संश्लेषण की, जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और उसी भोजन पर समस्त जीव जंतु निर्भर होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये पौधों में पोषण की पूरा हो गया है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जीव में पोषण, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।